अच्छा जी, एनीमिया को हम डिस्कस कर रहे थे। थोड़ी सी चीज का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड आइदर इन क्वालिटी और क्वांटिटी। ब्लड की डेफिशिएंसी क्वालिटी में हो या क्वांटिटी में हो, इसको हम क्या कहेंगे? एनीमिया। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज अ कंडीशन, it is a condition in which there is reduction in the circulatory RBCs। पहली बात, एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सर्कुलेटरी आरबीसीज में कमी आ सकती है। देयर विल बी रिडक्शन इन द सर्कुलेटरी आरबीसीज, यानी ब्लड के अंदर जो बेसिकली आरबीसी सर्कुलेट कर रहे हैं उनकी कमी वाकया हो जाए, यानी आरबीसी काउंट का कम हो जाना। यहाँ पे मुराद क्या होगी? आरबीसी काउंट, तादाद का कम हो जाना। अब ये तादाद कैसे कम हो सकती है? या तो आरबीसी बॉडी से निकल जाए, जिसको हमने ब्लीडिंग पढ़ा था, या हेमरेज, या आरबीसी टूटना शुरू हो जाए, डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाए। तो दोनों सूरतों में आरबीसी सर्कुलेटरी तादाद जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पहली बात ये, पहली कंडीशन ये कि आरबीसी की काउंट, आरबीसी की तादाद ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाए? कम हो जाए। एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच देयर इज रिडक्शन कमी in the number of circulatory RBCs or OR, या reduction in the amount of hemoglobin, reduction in the amount of hemoglobin, या तो आरबीसी की काउंट में कमी आ जाए, यानी आरबीसी जो ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं उनकी तादाद में कमी आ जाए, या तादाद में कमी ना आए। मसलन एक शख्स की बॉडी में, शख्स ब्लड में वही 45 लाख या 55 लाख या 50 लाख आरबीसी सर्कुलेट कर रहे हैं, लेकिन उसकी 100 ml हीमोग्लोबिन में कमी आ जाए, और रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml पर 100 ml। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और आपने रिपोर्ट्स भी देखी होंगी, सीबीसी की रिपोर्ट्स। वहां एचबी का जो यूनिट होता है, एचबी, जैसा आपने देखा होगा कि आरबीसी आपको मिलेगी क्यूबिक पर मिलीमीटर, क्यूबिक पर मिलीमीटर में आपको रिपोर्ट्स में मिलती है, और एचबी आपको हमेशा मिलती है ग्राम्स पर डेसीलीटर, ग्राम्स पर डेसीलीटर। अब डेसीलीटर क्या है? लीटर का 10वां हिस्सा। प्लीज इसको थोड़ा सा समझ लें। डेसीलीटर क्या है? लीटर का 10वां हिस्सा। लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000, हजार। एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। उसको अगर हम डेसी पे तकसीम करें, यानी 10 पे तकसीम करेंगे, ऑटोमेटिकली वो 100 आ जाएगा, यानी 1000 ml डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 100। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है, या तो आरबीसी की तादाद में कमी वाकया हो जाए, या एचबी पर 100 ml कम हो जाए। दोनों सूरतों में
नतीजा एक ही निकलेगा। नतीजा क्या निकलेगा? एज ए रिजल्ट, यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे, आगे लिखेंगे एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट, नतीजतन, एज ए कंसिक्वेंस, उसके असरात क्या होंगे, उसका नतीजा क्या निकलेगा? एज ए रिजल्ट देयर विल बी इम्पेयर्ड, देयर विल बी इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड कहते हैं नामुनासिब, ना गैर मौजू, जिसको हम कहते हैं, एक होती है एडिक्वेट, एक होती है इनएडिक्वेट। इसको आप इनएडिक्वेट भी कह सकते हैं, इम्पेयर्ड भी कह सकते हैं। इम्पेयर्ड डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन, delivery of oxygen to the body tissues, to the body cells या to the body tissue। ये एनीमिया की कंप्लीट डेफिनेशन है, फिर सुन लें। इट इज अ कंडीशन, एनीमिया एक ऐसी सूरत हाल को कहते हैं, बल्कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसका लफ्जी मतलब बताया था कि एनीमिया मतलब एन मीन्स नो या एब्सेंट, एविया मीन्स blood. So in short, we can say that no blood, no blood, deficiency of blood, no blood। लेकिन नो ब्लड का मतलब तो होता है कि बॉडी के अंदर ब्लड है ही नहीं, जब कैसी सूरत हाल नहीं होती। तो इसका जो प्रॉपर डेफिनेशंस हैं, वो एक तो हमने ये की थी कि डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, ऑफ ब्लड either in the quality or quantity। वो मैंने आपको सिट्रस किनू की मिसाल दी थी, अगर आपको याद हो। सिट्रस या किनू की आपको मैंने एग्जांपल दी थी कि या तो सिट्रस किनूस की तादाद कम हो जाए या उनकी क्वालिटी कमजोर हो जाए। दोनों सूरतों में रिजल्ट क्या निकलेगा? जूस के गिलास कम बनेंगे। अगर पिछला लेक्चर आपको याद है, मैंने बताया था कि दर्जन किनू से हम अगर 4 गिलास बनाते हैं, अगर दर्जन की बजाय मैं 8 किनू लूंगा तो जूस कम बनेगा। या किनू दर्जन ही होंगे, उनका साइज छोटा हो जाएगा या वो नाकिस हो जाएंगे, उनके अंदर रस नहीं है, सप्लेंसी नहीं है। बिल्कुल ये एग्जांपल है। इसको आरबीसीज इसलिए कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स। मैंने इसलिए किनू की मिसाल दी आपको। या तो नंबर ऑफ आरबीसीज कम हो जाए या उनके अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन कम हो जाए। दोनों सूरतों में बॉडी को क्या नुकसान होगा? एज ए रिजल्ट देयर विल बी impaired delivery, impaired delivery of oxygen to the body, to the body। बॉडी को ऑक्सीजन की डिलीवरी इम्पेयर्ड हो जाएगी, बॉडी को ऑक्सीजन की डिलीवरी क्या हो जाएगी? इम्पेयर्ड हो जाएगी। और जब सेल्स को ऑक्सीजन की डिलीवरी, अच्छा इसकी तह तक आपने जाना है। आप माशाल्लाह पैथोलॉजी के स्टूडेंट हैं, सिर्फ इतना नहीं कि भाई HB 10 है तो खून की कमी है, HB 13 है तो मरीज ठीक हो जाएगा, HB 11 है तो कम है, HB 14, ये नंबर तो हैं, लेकिन आपने इसकी बेसिक थ्योरी को समझना है कि एनीमिया को हम क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं। हर शख्स को क्यों हम कहते हैं जी सीबीसी चेक कराएं, और सीबीसी में हम उसका HB देख रहे होते हैं या आरबीसी, क्यों? इसलिए कि रिजल्ट हमें ये चाहिए, हम चाहते हैं कि प्रॉपर डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन हो टू द बॉडी टिश्यूज। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। एनीमिया, एनीमिया का तल्लक या एनीमिया का रिलेशन या एनीमिया की सिम्टम्स का तल्लक किसके साथ है? आरबीसी के साथ। ये बल्कि पहले मैं ये बताऊं, एनीमिया का तल्लक ब्लड के साथ है। एनीमिया इज द disease of blood, you can say, or it is the symptom of blood, or it is the pathological condition of blood। एनीमिया
किस मेडिकल स्पेशलिटी में आती है? हीमाटोलॉजी में। ब्लड की स्टडी को कहते हैं हीमाटोलॉजी। हीमाटोलॉजी, हीमाटोलॉजी। एनीमिया कौन सी, किस सिस्टम की पैथोलॉजिकल कंडीशन है? ब्लड। ब्लड में इसका ताल्लुक किसके साथ होता है? आरबीसी के साथ। ब्लड में इसका ताल्लुक होता है आरबीसी के साथ। यही वजह है कि हमने डेफिनेशन में लिखा कि अगर आरबीसी की तादाद कम हो जाए, सर्कुलेटरी आरबीसी कम हो जाए, तो बॉडी किसका शिकार। अगली बात, आरबीसी को पहले मैंने रेड बना के फिर मैंने ब्लैक कर दिया है। क्यों? आरबीसी का ब्लैक कलर, आरबीसी हमें ब्लैक नजर क्यों आता है? सिर्फ एक केमिकल की वजह से, एक पिगमेंट की वजह से, जिसको कहा जाता है HB। इसको अब मैंने लिखा है HB। ये भरा हुआ होता है HB से। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। एनीमिया is the pathological condition of blood. Specialty will be called as hematology. एनीमिया किस स्पेशलिटी में फॉल करता है? मेडिकल साइंस इसको कौन सी स्पेशलिटी में लेगी? इसको लेती है हीमाटोलॉजी में। उसके बाद ब्लड में बहुत सारी चीजें हैं, सेकंड ईयर में आप पढ़ चुकी हैं। ब्लड कंपोजिशन प्लीज है तो थोड़ा अजीब इत्तेफाक के हम जूम पे पढ़ रहे हैं। ये चीजें बेसिकली क्लास में समझाने वाली होती थी, लेकिन चले हम इसको भी रिपीट कर लेंगे, कोशिश मैं कर रहा हूँ। ब्लड में आपने काफी चीजें पढ़ी थी सेकंड ईयर में। प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर सॉल्वेंट्स, सॉल्यूट्स, फिर इधर से सेल्स हो गए। सेल्स में आपने आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, बट anemia is only concerned with RBCs, not with leukocytes, not with thrombocytes, not with plasma, not with any other solutes or solvents. Anemia is mainly associated with, is mainly concerned with RBCs, blood cells. कौन से blood cells? Erythrocytes, erythrocytes. अब आरबीसीज को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? इरेथर, इरेथर ओ साइट, इरेथर ओ साइट। मैं मुख्तलिफ कलर्स का सहारा ले रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने इरेथर को रेड लिखा है। इरेथर का मतलब ही सुर्ख होता है ग्रीक ज़बान में। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इरेथर का लफ्ज सुर्ख के लिए यूज होता है, रेड के लिए, वो मिलाने के लिए, साइट सेल के लिए। असल में सुर्ख सेल को क्या कहते हैं? इरेथ्रोसाइट। और ये जो आरबीसीज इरेथर कहलाता है, या जो आरबीसीज रेड होता है, आरबीसीज का कलर सुर्ख होता है, वो जस्ट और जस्ट सिर्फ इस एचबी की वजह से। अगर आरबीसीज में से टोटल एचबी निकाल के आप साइड पे रख दें, फर्ज करें फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस, अब आरबीसीज में से तमाम हीमोग्लोबिन निकाल के साइड पे रख दें, तो बाकी आरबीसीज का कलर सुर्ख नहीं होगा, वो फिर कलरलेस हो जाएगा। जब उसके अंदर हीमोग्लोबिन डालेंगे, आरबीसीज के अंदर जब हीमोग्लोबिन डालेंगे तो वो सुर्ख होगा। जब हीमोग्लोबिन निकालेंगे, उसकी सुर्खी, उसकी रेडनेस खत्म हो जाएगी। अब हमें समझ आई कि इसको इरेथर इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है, जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। आगे सफर मैं तब करूंगा, मुझे जहां तक बता दें कि बेटा समझ आ रही है? जी सर, आ गई है। आ गई है, ठीक है, गुड गुड। अच्छा जी, अब हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन क्यों कहते हैं? हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन फिर दो चीजों का मुरक्कब है, हीम और ग्लोबिन। हीम
हीम और ग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन, इसको फिर कहा जाता है हीमोग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन, एचपी जिसको हम कहते हैं, इसमें भी दो चीजें हैं, एक हीम ग्रुप, एक ग्लोबिन चेन्स इनको कहा जाता है। मैंने हीम को रेड लिखा है, ग्लोबिन को मैंने ब्लू लिखा है। इसका मतलब है कि रेड कलर का तलक अभी भी किसके साथ है? हीम के साथ है। अब हीम क्या है और ग्लोबिन क्या है? हीम में दो चीजें होती हैं, एक होती है प्रोपैरीन, ये एक रिंग होती है, एक ग्रुप होता है केमिस्ट्री का, जिसके साथ आयरन को जब हम अटैच करते हैं तो फिर ये बन जाता है हीम। प्रोपैरीन एक मॉलिक्यूल है, एक रिंग है, जिसके साथ अटैच होता है आयरन। हीम के साथ अटैच होता है, प्रोपैरीन के साथ अटैच होता है Fe आयरन। तो ये प्रोपैरीन और Fe मिलके बना देते हैं हीम। बड़ा नया कंसेप्ट है, मैंने खुद इसको जो है रिसेंटली स्टडी किया है, तो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ ताकि आपको बिल्कुल बात खुल के समझ आ जाए। एनीमिया, ब्लड, एरेथ्रोसाइट्स, एचबी में दो चीजें हैं, हीम में फिर दो चीजें हैं, प्रोपैरीन, और प्रोपैरीन के साथ आयरन बैंड होता है, आयरन अटैच होता है। दूसरी जो चीज है वो है ग्लोबिन एक अमीनो एसिड्स की चेन्स होती हैं, अमीनो एसिड्स पेप्टाइड चेन्स को कहा जाता है ग्लोबिन्स। और एडल्ट हीमोग्लोबिन में अभी जो मेरे और आपके अंदर इस वक्त हीमोग्लोबिन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हीम के साथ चार चेन्स जो है ना वो कनेक्टेड है, चार चेन्स कनेक्टेड है, दो अल्फा चेन्स और दो बीटा चेन्स, दो अल्फा चेन्स और दो सर इसका जी सर इसका प्रॉपर रिएक्शन नहीं लिखवा सकते? किसका? सर ये जो इसकी फॉर्मेशन है हीमोग्लोबिन की, पूरा स्ट्रक्चर, ये सर इसमें वो केमिकल सिंबल्स आएंगे वो तो ना बहुत इसमें? बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो तो इसकी 20 के अंदर अमीनो एसिड्स है 20 के अंदर। अच्छा, टाइम आज जल्दी खत्म हो जाएगा, मैं उसको दोबारा लॉग इन करूंगा, फिर आप सबने दोबारा लॉग इन होना है, ठीक है? ठीक है सर। 5-10 मिनट हमारे जाया हो गए, दोबारा वो बेटा, अगर मैं स्ट्रक्चर फार्मूला लिखूंगा तो वो बोर्ड पे फिर एक चेन ही बनेगी मुश्किल से उसको नहीं, अभी आप इसका सिर्फ आसिया बेसिक कंसेप्ट समझ लें, ठीक है? सही है। ठीक है, कभी मैंने आपको थैलेसीमिया पढ़ाया अगर क्लास में, तो उसमें मैं आपको मजीद इसकी डिटेल पढ़ाऊंगा, बड़ी दिलचस्प है इसकी डिटेल की। और थैलेसीमिया का तल्लक इन्हीं चेन्स के साथ है, वो भी इंशाल्लाह प्रॉपर क्लास में मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा। अभी मैं यहाँ पर एक कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा इस बारे में, आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो थोड़ा सा कंसेप्ट बन जाए, ताकि आरबीसी और एचबी से आगे भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि अमूमन हम क्या करते हैं कि हमें पता होता है जी आरबीसी पूरे हैं और एचबी 9 है या 10 है या 11 है, तो हमें थोड़ा सा आगे पता होना चाहिए। एचबी में हीम और ग्लोबिन, हीम में प्रोपैरीन और आयरन, साथ दो चेन्स हैं, अमीनो एसिड्स की चेन्स हैं,
अमीनो एसिड्स की। एक को अल्फा चेन्स कहते हैं, एक को बीटा चेन्स कहते हैं। अब ये बड़ी लंबी कहानियां हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं जाना चाहता। अल्फा चेन्स को आरबीसीज के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, उस पर जीन्स होते हैं जिनको अल्फा जीन्स कहा जाता है। ये चेन्स वो बनाते हैं, इनको बीटा जीन्स बनाते हैं, तो इसलिए इनको बीटा चेन्स कहा जाता है। 2 अल्फा चेन्स, 2 बीटा चेन्स, टोटल चेन्स कितनी हो गई? 4, 4। और 4 चेन्स के साथ 4 चेन्स के साथ 4 हीम ग्रुप अटैच होते हैं। 4 चेन्स के साथ 4 हीम ग्रुप अटैच होते हैं। ये एक हीम, दूसरा हीम, तीसरा हीम, चौथा हीम। आप यूं समझ लें कि आरबीसीज के अंदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आरबीसीज के अंदर देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखें कि एक नहीं होता, हम एक को पढ़ रहे हैं अपनी स्टडी के लिए। वन आरबीसीज possess contains so many molecules of hemoglobin। लेकिन अगर हमें एक समझ आ गया तो बाकी भी समझ आ जाएंगे। और आरबीसीज के अंदर अल्लाह ताला ने न्यूक्लियस नहीं रखा, इसको इन्यूक्लिएटेड रखा हुआ है, बगैर न्यूक्लियस के रखा है, इसलिए कि ये मैक्सिमम हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स को एकोमोडेट कर सके। बाकी ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है। आरबीसीज जब मेच्योर होता है, मेच्योरिटी के करीब पहुंचता है, तो इसका न्यूक्लियस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, वो बिल्कुल साइड पे डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और पूरे का पूरा, ये अगर मैं आरबीसीज बनाऊं, ये इसका तकरीबन तकरीबन इसका जो साइटोप्लाज्म है, वो सारे का सारा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से भरा हुआ है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से भरा हुआ होता है। हम उसमें से एक मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होगी। ग्लोबिन 4 चेन्स पर मुश्तमिल होती है, प्रोटीन चेन्स पर, अमीनो एसिड्स चेन्स पर, जिनमें से 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं। 4 इसमें हीम ग्रुप हो गए। अब 4 हीम ग्रुप का मतलब है इसमें 4 आयरन हो जाएंगे। चार इसमें क्या हो जाएंगे? आयरन हो जाएंगे। तो एक्चुअली लंग्स में जब हम सांस लेते हैं, हमारी ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन, एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन जाती है हमारे लंग्स में। ऑक्सीजन कहां पहुंच गई? लंग्स में। ये O2 लंग्स में पहुंच गई। अब ऑक्सीजन लंग्स के एल्वियोलाई में पड़ी होती है। पिछले साल हमने पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लेकिन मैं थोड़ा उसको और डिटेल से बताना चाहता हूँ। ऑक्सीजन लंग्स में पड़ी होती है, और लंग्स को जब आर्टेरियल सप्लाई जाती है, वो जो हमने पढ़ा है कि राइट एट्रियम, पल्मोनरी ट्रंक, फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर पल्मोनरी आर्टरियोल्स, आगे वो कैपिलरीज और एल्वियोलाई, जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है लंग्स का, उसको कैपिलरी सप्लाई हो रही होती है। तो वो ये जरूर समझ लें कि एक ब्लड कैपिलरीज का एक आरबीसी यहाँ पहुंच गया। अब आरबीसीज के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन के पास 4 पैकेट है, ये आयरन के 4 पैकेट्स होते हैं, 4 पैकेट्स, क्योंकि इसकी 4 चेन्स हैं। लंग्स के पास ऑक्सीजन है, आरबीसी के पास 4 खाली पैकेट्स है। वैसे रूटीन की सर्कुलेशन में एक खाली होता है, 3 भरे हुए होते हैं, जस्ट एक पैकेट खाली होता है, ये भी ध्यान में रख लें। मैं अभी चूंकि पहली दफा आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने 4 पैकेट खाली रखे। जब सर्कुलेशन में आ जाती है चीज, अब हम मेरे और आपके अंदर क्या हो रहा है कि जब आरबीसी पहुंचता है लंग्स के पास, तो इन 4 पैकेट्स में से
3 पैकेट्स में ऑलरेडी ऑक्सीजन होती है। ये 3 पैकेट्स में ऑलरेडी क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। चौथे पैकेट्स में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लंग्स से ऑक्सीजन बराह रास्त डायरेक्ट आरबीसीज के साथ, आरबीसीज के हीमोग्लोबिन के साथ अटैच नहीं हो सकती। अब मैंने पहले आपको अर्ज किया था ना कि मेरी कोशिश ये है कि जितना एमबीबीएस को पता हो उतना आपको पता हो, इसलिए मैं थोड़ा डीप डेप्थ में जा रहा हूँ, शायद आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो। लंग्स की ऑक्सीजन डायरेक्ट मूव करके इन पैकेट्स में नहीं आ सकती, बल्कि पहले वो जब ब्लड इसके पास पहुंचता है, ये आरबीसी है और ब्लड है पूरा, तो ब्लड के पास प्लाज्मा भी तो है। ये लंग्स की ऑक्सीजन प्लाज्मा में आएगी। लंग्स की ऑक्सीजन लंग्स के एल्वियोलाई से डिफ्यूज करके किसमें आ जाती है? प्लाज्मा में से। अब ये भी सवाल है कि प्लाज्मा में क्यों आती है? इसलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वियोलाई में उस वक्त ज्यादा होता है और पार्शियल प्रेशर प्लाज्मा में उस वक्त कम होता है। बल्कि इसमें इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि फर्ज करें कि इस वक्त लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 होता है, 100 मिलीमीटर, और प्लाज्मा का जो प्रेशर है वो होता है 40 मिलीमीटर। प्लाज्मा में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा 40, लंग्स के एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 100। तो गैसेस का ये असूल है, गैसेस विल मूव फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। जैसे कोई चीज डिफ्यूज करती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो गैसेस विल मूव फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। चूंकि एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर 100 होता है और प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन के लिए पार्शियल प्रेशर 40 होता है, ऑक्सीजन स्टार्ट मूव फ्रॉम एल्वियोलाई टू प्लाज्मा। अब ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कहां पहुंच गई? प्लाज्मा में। जब दोनों का पार्शियल प्रेशर बैलेंस हो जाता है, यानी एल्वियोलाई का और प्लाज्मा का पार्शियल, एक स्टेट ऐसी आती है ना कि आप एक चीज से कोई चीज उठा के दूसरी चीज में डाल रहे हैं तो वो दोनों बराबर हो गई। अब जब दोनों का पार्शियल प्रेशर बराबर हो जाता है तो ये ऑक्सीजन की मूवमेंट रुक जाती है और फिर ऑक्सीजन मूव करती है फ्रॉम प्लाज्मा टू एरन बैग, या ये जो खाली पैकेट्स पड़े हुए थे आरबीसीज के अंदर, जो 4 चेन्स हैं, इनके साथ जो 4 हीम के ग्रुप्स लगे हुए, हीम के ग्रुप्स, इन पैकेट्स में ऑक्सीजन फिल होना शुरू हो जाती है। वो इसलिए कि आपने काफी सुना कि ब्लड